ओके, लास्ट हम जो चैप्टर कर रहे थे दैट वाज लीनियर रिग्रेशन। ओके, अच्छा, अब इसमें हमने कुछ टर्म्स सीखे थे। एक था बी वाई एक्स। ओके, अब ये बी वाई एक्स क्या था? बी वाई एक्स वॉज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। ओके, दिस वाज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ, sorry, this is y on x, not x on y, y on x, by x है ये। फिर वैसा ही एक टर्म था bxy, करेक्ट। और bxy क्या है? bxy इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x on y। ओके, एंड देयर इज ऑल्सो वन मोर टर्म जो 11th में हमने किया था, r stands for correlation coefficient। ओके, r stands for correlation coefficient। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज में हमने क्या स्टडी किया था? रिग्रेशन इक्वेशंस ढूंढना। ओके, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है ये कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज। ओके, एक्सरसाइज 3.2 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, क्वेश्चन नंबर 5, जो ये प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है, और ये प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछी जाती है। ओके, दे विल आस्क यू प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो ये बहुत ध्यान से आपको समझना है। ओके, तो ये टर्म्स आपको याद होने चाहिए। बी वाई एक्स इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, बी एक्स वाई इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, और आर क्या है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स दो है, लेकिन कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक ही होता है। ओके, अब क्या करेंगे हम? इसकी प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे, किसकी? रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। ओके, या 4 मार्क का एक ही सम आता है, या ऑब्जेक्टिव्स में तो मोस्टली आता ही है इसमें से। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, मतलब किसकी प्रॉपर्टी हम स्टडी करने वाले हैं? बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई की। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टीज पे आज हमारा फोकस रहेगा। आई विल जस्ट ड्रॉ अ लाइन हियर। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट? तो ये इसलिए मैंने लिखा सो दैट तुमको वो कनेक्ट हो कि बी वाई एक्स बी एक्स वाई रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, और आर क्या है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो समझो। सबसे पहला जो पॉइंट है, बी वाई एक्स बी एक्स वाई एंड आर। ओके, मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब बी वाई एक्स बी एक्स वाई एंड आर, ये तीनों का साइन सेम रहता है। ओके, सो दे ऑल हैव द सेम साइन, दे ऑल हैव द सेम साइन। ये ऑब्जेक्टिव है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी। ओके, मतलब तीनों के तीनों पॉजिटिव होंगे, या तीनों के तीनों क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। ओके, तो ऐसे नहीं कि दो पॉजिटिव हुआ और एक नेगेटिव हुआ, वो नहीं। बिकॉज कोरिलेशन अगर पॉजिटिव है, कोरिलेशन पॉजिटिव है, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स भी आपके पॉजिटिव होते हैं। और कोरिलेशन अगर नेगेटिव है तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स भी नेगेटिव होते हैं। इसलिए ये प्रॉपर्टी है, बी वाई एक्स बी एक्स वाई एंड आर, तीनों का साइन क्या रहता है? हमेशा सेम रहता है। ओके, इन शॉर्ट ऑल थ्री आर पॉजिटिव या ऑल थ्री आर नेगेटिव। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म ओवर हियर, और अदर प्रॉपर्टी ओवर हियर, ऑल थ्री हैव द सेम साइन। अब सेकंड जो प्रॉपर्टी है, ये तीनों का रिलेशन क्या है? बी वाई एक्स बी एक्स वाई और आर का रिलेशन क्या है? ओके,
अगर हम बी वाई एक्स और बी एक्स वाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं हम, अगर ये आर स्क्वायर यहाँ नहीं लिखना है तो आर स्क्वायर यहाँ भी लिख सकते हैं। ओके, सो बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज इक्वल टू वॉट, आर स्क्वायर, और यू कैन से आर स्क्वायर is equal to byx into bxy. Anything is okay. Okay. So basically byx और bxy को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, r स्क्वायर। ओके, तो यहां से क्या पता चला, मतलब r जो है, r is the geometric mean of byx and bxy. Okay, so r is the geometric mean between byx एंड बी एक्स बाय। तुमने ये एपीजीपी में भी किया था, वहां पे ज्योमेट्रिक मीन आता है। देखो इफ आई से ए बी सी आर इन जीपी, तो ये प्रॉपर्टी आता था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, मतलब बी क्या है, ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन है। ओके, इट इज इन दिस फॉर्म ओनली, राइट, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, सो बी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। तो वही यहाँ पे भी है, R is the geometric mean of byx and bxy. Okay, you just have to remember the property और कुछ नहीं, इस पे sums खाली आते हैं, सिंपल सिंपल। So first property क्या था, R byx bxy तीनों का साइन क्या रहता है, सेम रहता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, R square, okay, is what, byx into bxy. Now we go to the third property. Okay, so total there are 5 or 6 properties. Let's see the third one now. अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, देखो अभी ये तुमको अगर याद होगा तो अच्छी बात है, लास्ट टाइम हमने किया था ये आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसका जो आंसर है वो हमेशा -1 और 1 के रेंज में आता है। ओके, आर का जो आंसर है इट ऑलवेज लाइज बिटवीन व्हाट, -1 एंड 1। ओके, सो देयरफॉर आर स्क्वायर का आंसर, ओके, कभी भी 1 से बड़ा होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। ओके, बिकॉज अगर r का आंसर -1 और 1 है, तुम स्क्वायर भी करो तो 1 स्क्वायर, 1 से बड़ा तो आएगा ही नहीं, -1 का भी स्क्वायर किया तो भी 1 ही आएगा, तो r स्क्वायर का वैल्यू हमेशा 1 या उससे क्या होगा, लेस होगा। ओके, तो देयरफॉर कैन आई से byx इंटू bxy, ये इक्वल टू क्या है, आर स्क्वायर, लेकिन आर स्क्वायर क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है, इसलिए ये प्रोडक्ट भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ओके, सो व्हाट इज द रीजन, बिकॉज आर स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, दिस इज फ्रॉम योर 11th स्टैंडर्ड, इफ यू ऑल हैव फॉरगॉटन, अभी ठीक है, अभी ये याद रखो, 11th की बात जाने दो। ओके, तो आर का आंसर हमेशा क्या रेंज में आता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का -1 एंड 1 के रेंज में आता है। ओके, तो आर स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 1 या उससे लेस होगा, राइट, उसका लिमिट ही 1 और -1 है, तो स्क्वायर करेंगे तो 1 से बड़ा आंसर तो आएगा ही नहीं, या -1 का भी स्क्वायर किया तो भी 1 ही आएगा, तो आर स्क्वायर कभी भी 1 के आगे जाएगा ही नहीं। ओके, बट व्हाट इज आर स्क्वायर इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ओके, इसलिए बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई क्या है, लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, अब फोर्थ प्रॉपर्टी, अब अगर ये प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये क्या है, 1 या उससे लेस होना चाहिए। सो सपोज अगर बी वाई एक्स 1 से बड़ा हुआ, देन बी एक्स वाई ये क्या होना चाहिए, 1 से लेस होना चाहिए। दोनों 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये भी 1 से बड़ा हुआ, ये वैल्यू भी 1 से अगर बड़ी हो गई तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 से ग्रेटर आएगा। ओके, तो अगर ये 1 से ग्रेटर है देन दिस हैज टू बी लेस देन 1, या ये अगर 1 से ग्रेटर है दिस हैज टू बी लेस देन 1, बोथ कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। ओके, हाँ, बोथ कैन बी लेस देन 1, वो चलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर लेस देन 1 आएगा। बट सपोज एक कोई भी एक इसमें से ग्रेटर देन 1 हुआ तो दूसरा लेस देन 1 होगा। ओके, सो रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, if byx is greater than 1 then bxy must be less than 1, और वाइस वर्सा, अगर ये ग्रेटर देन 1 है
तो ये क्या होना चाहिए तुम्हारा, लेस देन 1. ओके, सो इफ by(x) is greater than 1, then bxy must be less than 1 and vice versa. अब vice versa मतलब इसका रिवर्स भी ट्रू है. ओके, मतलब अगर ये ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये लेस देन 1 होगा, बिकॉज प्रोडक्ट 1 से छोटा होता है. ओके, तो if any of the values is greater than 1, then the other value has to be less than 1. Okay, so this is property number 4. अब आता है प्रॉपर्टी नंबर 5, फिफ्थ प्रॉपर्टी. अगर हम by(x) और bxy का एवरेज लेते हैं, by(x) एंड bxy, सपोज इसका मैंने एवरेज लिया, एवरेज यानी एरिथमेटिक मीन लिया, मतलब डिवाइड बाय 2. ओके, और साइन को इग्नोर किया. अभी साइन को अगर इग्नोर करना है तो हम क्या करते हैं, मॉड्यूलस में डालते हैं. आई होप यू नो दिस साइन. मॉड्यूलस मतलब क्या, अंदर का नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव. जैसे मॉड्यूलस ऑफ -5 होगा तो भी आंसर क्या आएगा, 5. मॉड्यूलस ऑफ 5 हुआ तो भी आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा. तो मॉड्यूलस क्या करता है, मॉड्यूलस फंक्शन अंदर का साइन इग्नोर कर देता है. अंदर पॉजिटिव हो, ओके, तो भी आंसर पॉजिटिव आता है. नेगेटिव हो तो भी तुम्हारा आंसर क्या होता है, पॉजिटिव ही आता है. ओके, तो ये प्रॉपर्टी में याद करना, हम अंदर का साइन नहीं देखते हैं, सिर्फ एवरेज देखते हैं. सो प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम by(x) और bxy का एवरेज लेते हैं, ओके, मतलब एरिथमेटिक मीन, और उसको अगर हम कंपेयर करते हैं किससे, r से. r मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसका भी साइन हम इग्नोर करेंगे. यू विल सी दिस एवरेज, ये जो एवरेज है ये इससे ग्रेटर या इसको क्या होगा, इक्वल होगा. ओके, यू डोंट हैव टू प्रूव दीज प्रॉपर्टीज, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज. ओके, तो प्रॉपर्टी क्या है, एवरेज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स इज ग्रेटर देन व्हाट, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट. ओके, सो एवरेज ऑफ by(x) एंड bxy इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r. अच्छा, अभी कभी कभी ये लोग एग्जाम में ऐसे भी पूछते हैं, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. अगर ये अपॉन 2 यहां से हटा दिया तो 2 किधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा कि नहीं. यही अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरफ आ गया तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2r हो जाएगा. तो यही प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, by(x) प्लस bxy, वो अपॉन 2 इधर यहां से हटा के किधर ले लिया उसको, राइट साइड पे. ओके, तो इधर क्या हो जाएगा, this will be greater than or equal to what, 2 times r. Okay, it's the same thing. See, this is upon 2, and if you transfer this 2 over here, okay, तो 2r हो जाएगा. ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स में ये वाला पूछा गया है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, ये ऑब्जेक्टिव है, ये वाला ऑब्जेक्टिव. by(x) plus bxy is greater than equal to 2 times r. Okay. So this was the fifth property. So I'll just quickly run through. देखो पहला क्या दिया है, by(x), bxy, r तीनों का साइन क्या रहता है, सेम, मतलब तीनों पॉजिटिव होने चाहिए या तीनों के तीनों क्या होंगे, नेगेटिव. ओके, सेकंड क्या है, by(x) एंड bxy का प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू आर स्क्वायर. देन आर स्क्वायर का वैल्यू 1 या उससे लेस होता है, तो इसीलिए by(x) इंटू bxy ये प्रोडक्ट भी क्या होगा, 1 या उससे लेस होगा. अब ये 1 या उससे लेस हुआ तो यहां से नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है. देखो अगर इसमें से ये वैल्यू 1 से बड़ी हुई, करेक्ट, तो ये वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, नहीं तो प्रोडक्ट अपना 1 से बड़ा हो जाएगा. ओके, सो इफ दिस इज ग्रेटर देन 1, दिस हैज टू बी लेस देन 1, या उल्टा, इफ दिस इज ग्रेटर देन 1, दिस हैज टू बी लेस देन 1. ओके, सो दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4. इफ by(x) is greater than 1, then bxy must be less than 1 and vice versa, मतलब the reverse is also true. And property number 5, अगर हम by(x) और bxy का एवरेज लेते हैं, ओके, then it, and if you compare with r ka value, then this average is always greater than or equal to what, r. Okay, so average of regression coefficient is greater than the correlation coefficient. Okay, so ये 5 important properties है. अब इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, that is the last one, property number 6. Okay, property number 6.
अब ये क्या है? आई जस्ट राइट द स्टेटमेंट. byx and bxy are independent of, they are independent of shift of origin, they are independent of shift of origin, but not of scale, but not of scale. अब इसका मतलब क्या है? इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें आ गई है, देखो. शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ओके, बट नॉट ऑफ स्केल. अभी फॉर योर सिंप्लिसिटी आई टेल यू, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मतलब क्या होता है? एनी एडिशन और सब्ट्रैक्शन टू द ओरिजिनल वैल्यूज. ओके, ओरिजिनल वैल्यू अपना एक्स और वाई है. अभी एक्स और वाई में कुछ भी अगर प्लस माइनस किया तो वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. एंड स्केल, चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन, उसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल. तो ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि अगर आप शिफ्ट ऑफ ओरिजिन करते हो, मतलब एक्स और वाई में कुछ प्लस माइनस करते हो, तो उससे बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई पे फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो ओरिजिनल एक्स और वाई को, सपोज सब एक्स को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, वाई को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की वैल्यूज पे इफेक्ट होगा. लेकिन सपोज मैंने +10 कर दिया, सब एक्स में मैंने +10 कर दिया, और वाई में सपोज मैंने -5 कर दिया, तो प्लस माइनस से मेरा बी वाई एक्स और बी एक्स वाई पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. बट हाँ, सपोज मैंने एक्स को 10 से मल्टीप्लाई किया एंड y को सपोज मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, इससे फर्क पड़ेगा. बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी. ओके, तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है? सिंपल याद करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन टू द ओरिजिनल वैल्यूज इज कॉल्ड शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, एंड मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल. तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से वैल्यूज पे फर्क नहीं पड़ता है. बी वाई तुम शिफ्ट करके वैल्यू ढूंढो तो भी वही आंसर आएगा, शिफ्ट नहीं करना है तो मत करो, ओरिजिनल के साथ कैलकुलेट करो तो भी आंसर वो दोनों में सेम मैच ही होगा. लेकिन स्केल से फर्क पड़ेगा. तुमने अगर x और y के साथ जो आंसर ढूंढा, ओके, और अगर 10x और 5y के साथ तुम आंसर ढूंढते हो, ये अलग आंसर आएगा. ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, जस्ट पे अटेंशन है. तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का सिंपल मीनिंग, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन. ओके, एंड चेंज ऑफ स्केल इज व्हाट? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन. ओके, ये खाली याद रखना, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, चेंज ऑफ स्केल, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन. अब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, देखो, जस्ट लिसन केयरफुली नाउ. ये देखो, पहले हम फोकस करते हैं शिफ्ट ऑफ ओरिजिन पे. ठीक है, अब ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन क्या है? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन की बात करता हूं मैं. ये देखो, ये मेरा ओरिजिनल एक्स है और ये ओरिजिनल वाई है. ठीक है, अब मैं क्या करता हूं? एक्स को मैं चेंज करता हूं और y को भी मैं चेंज करूंगा अभी. ओके, अब क्या चेंज किया मैंने? देखो, सपोज x में से मैंने एक क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट किया a. ना सी, दिस इज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, है ना, बिकॉज आई एम सब्ट्रैक्टिंग. सब x वैल्यूज में से मैंने एक फिक्स्ड अमाउंट माइनस कर दिया, प्लस भी कर सकते हैं बट यूजुअली हम माइनस करते हैं. और सपोज सब y वैल्यूज में से मैंने एक अमाउंट माइनस किया, सपोज b. ओके, सो व्हाट एम आई यूजिंग? आई एम यूजिंग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. अच्छा, अब ये x माइनस ए को सपोज मैं नाम दे देता हूं u. ओके, और y माइनस बी को ये मैं नाम दे देता हूं v. तो बेसिकली मैंने किया क्या? x को किस में कन्वर्ट किया? u में. y को किस में कन्वर्ट किया? v में. कैसे कन्वर्ट किया? x में से मैंने a अमाउंट माइनस कर दिया, पूरे कॉलम में से a अमाउंट माइनस कर दिया, और उस कॉलम को क्या नाम दे दिया मैंने? u. ओके, और y में से क्या अमाउंट माइनस किया है मैंने? b. ओके, और उस क्वांटिटी को क्या नाम दिया मैंने? v. सो x इज चेंज टू u एंड y इज चेंज टू v यूजिंग व्हाट? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. प्रॉपर्टी क्या बोलती है?
प्रॉपर्टी से कि इस पे मतलब बी वाई एक्स और बी एक्स वाई से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। आई जस्ट पुट अ बॉक्स अराउंड, ये देखो, ठीक है। और इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया है अभी। अब इसका मीनिंग क्या है देखो, यहां से मुझे ओरिजिनल वैल्यूज मिलेगा किसका, बी वाई एक्स का एंड बी एक्स वाई का, ठीक है। अब यहां मुझे बी वाई एक्स नहीं मिलेगा, y को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, v में, है ना। और x को किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, u में, है ना। तो बी वाई एक्स हैज चेंज्ड इनटू व्हाट, दिस हैज चेंज्ड इनटू बी वी यू, ओके। अभी वैसे बी एक्स वाई किस में चेंज हो गया, देखो बी एक्स, एक्स हैज चेंज्ड इनटू यू, y has changed into v. What is the property saying? प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या है आपके, इक्वल है। तो अगर सपोज यहाँ पे ओरिजिनल आंसर आया आपका 1.5, तो इधर भी आंसर तुम्हारा 1.5 ही आएगा, ओके। सपोज यहाँ पे आंसर आया आपका 0.25, तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के बाद भी ये कितना हो जाएगा, 0.25 ही रहेगा। Okay, so this is the meaning of this property. Please remember this forever. Shift of origin मतलब any addition or subtraction. Usually हम क्या करते हैं, subtract करते हैं, okay, values को छोटा करने के लिए। तो property क्या है, shift of origin का byx और bxy पे कुछ भी असर नहीं होता है। Okay, this is the meaning of shift of origin. So I'll just clear this. ओके, सो व्हाट आर वी डूइंग, x को किस में कन्वर्ट किया, u में। अभी ये u क्या है, x माइनस सम कांस्टेंट a, पूरे x कॉलम में से, ओके, ये x की वैल्यूज होगी ना, ये सब में से मैंने क्या माइनस किया, a माइनस कर दिया, सब में से माइनस ए माइनस ए माइनस ए कर दिया। और इसको मैंने नया क्या नाम दे दिया, u। वैसे ही y में से क्या माइनस किया मैंने, b, और उसको नया नाम क्या दिया, y has become v now, ओके। और प्रॉपर्टी क्या बोलती है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की वैल्यूज पे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ओरिजिनल अपना वैल्यूज है, और ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन करने के बाद वैल्यूज है, ओके। और दोनों वैल्यूज क्या होगा, मैच होगा, दे विल नॉट बी डिफरेंट, राइट। अभी फिर ये करते क्यों है हम, अगर सेम ही आना है तो क्यों, ये क्यों करते हैं, बिकॉज कभी कभी बड़ी बड़ी वैल्यूज दी होती है, तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं, okay, shift of origin and change of scale. It is just to simplify your calculations. For example, if I give you the values, say 13, 14, 15, 16, 17, okay, ये x है। अभी ये सब x में से सपोज मैं 15 माइनस कर दूं, देखो वैल्यूज कितनी छोटी हो जाएगी, -2, -1, 0, 1, 2, वैल्यूज छोटी हो गई कि नहीं, और ये क्या हो गया अपना u हो गया, ओके। तो वैल्यूज को रिड्यूस करने के लिए हम शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हैज नो इम्पैक्ट। लेट अस सी चेंज ऑफ स्केल, उससे फर्क पड़ता है ना। वो प्रॉपर्टी क्या बोलता है, चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है। अभी वो क्या है देखते हैं। अच्छा, ये जो नोट्स है इसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा, अगर किसी का मिस आउट हुआ है तो आई सेंड इट टू द क्लास का ग्रुप, वो पोस्ट कर देंगे, ठीक है। साथ में लिख रहे हो तो अच्छी बात है, इफ यू हैव मिस्ड आउट एनीथिंग आई विल पोस्ट इट। अच्छा, नाउ व्हाट इज दिस चेंज ऑफ स्केल, तो वापस वही x से शुरू करते हैं, y से शुरू करते हैं, ओके। अभी x किस में कन्वर्ट करेंगे हम, u में, और y को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, v में। लेकिन अभी चेंज ऑफ स्केल करना है, ठीक है। तो x किस में कन्वर्ट हो गया, u में, और y, ठीक है। अब सपोज ये x में से आई हैव सबट्रैक्टेड a, दिस इज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, करेक्ट, जो हमने पहले भी किया। और y में से मैंने माइनस किया b, ओके, ये भी शिफ्ट ऑफ ओरिजिन है, तो इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। बी वाई एक्स और बी एक्स वाई इक्वली आता है, राइट। एंड बी एक्स वाई और बी यू वी ये दोनों क्या होता है, वो सेम ही होता है। नाउ
अब क्या कर रहा हूं मैं, यहां पे सपोज मैंने डिवाइड किया h से, सी दिस इज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ये ओरिजिन है, इससे नो इफेक्ट, बट ये स्केल है, चेंज ऑफ स्केल, बिकॉज डिवाइड किया है, एनी डिविजन और मल्टीप्लीकेशन इज चेंज ऑफ स्केल। ओके, इधर भी जो b है, ये b क्या है तुम्हारा, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। ओके, और अगर इसको सपोज मैंने डिवाइड किया k से, k क्या रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा, चेंज ऑफ स्केल। ओके, तो a और b से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन h और k से फर्क पड़ेगा। ओके, दैट इज द प्रॉपर्टी। ओके, तो ओरिजिन, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, मतलब इफ यू सबट्रैक्ट समथिंग नो प्रॉब्लम, बट इफ यू डिवाइड और मल्टीप्लाई समथिंग यस देन इट विल अफेक्ट। ओके, इसको भी मैं कलर उसका चेंज कर देता हूँ, 1 second, I'll just highlight this. Okay, so remember this A represents what? Shift of origin, और ये division क्या है आपका? This is change of scale. So no effect of A and B, but there will be effect of H and K. अब ये क्या effect है देखो बताता हूँ मैं. Again I'll just put this in a box. ये तुम्हारा x और y ओरिजिनल, ओके, और यहाँ पे हमने क्या किया है, x और y को किस में कन्वर्ट किया है, u और v में, इसमें दोनों का यूज किया है। इस वाले में क्या था, इस वाले में हमने सिर्फ क्या यूज किया था, दिस वाज जस्ट शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, स्केल यहाँ पे यूज नहीं किया हमने। ओके, दिस वाज आल्सो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, इस पे हमने स्केल यूज नहीं किया है। ओके, और इसमें दोनों किया है, ओरिजिन भी एंड स्केलिंग भी किया है, स्केल डाउन किया है। ओके, अब इसका फर्क क्या आएगा देखो, यहां से तुमको क्या मिलेगा, इधर से तुमको ओरिजिनल वैल्यूज मिलेगा बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, और यहां से क्या मिलेगा, बी वी यू एंड बी यू वी, है ना, दिस इज कन्वर्टेड टू दिस नाउ एंड दिस इज कन्वर्टेड टू दिस। अभी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल होगा, हाँ, सिर्फ ए और बी होता, ए और बी का यूज करते हैं तो फर्क नहीं होता, तो दोनों क्या होते हैं इक्वल, लेकिन इधर स्केल भी आया है एच और के, तो दीज टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल। ओके, हियर दीज टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल, बट अगर इक्वल नहीं है तो फिर इतना झंझट किया क्यों। ओके, तो इसको इक्वल कैसे करेंगे देखो, अगर मुझे इसको इक्वल करना ही है, ओके, तो इसको बी वी यू को, ओके, हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, देखो इट इज बी वी यू, वी ऑन यू, वी का स्केल क्या है के, ऑन यू, यू का स्केल क्या है एच, तो ये आएगा के अपॉन एच। तो बी वी यू को अगर के अपॉन एच से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, अगर ये मल्टीप्लाई नहीं किया, ये फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं किया, ओके, देन दे विल नॉट बी इक्वल। तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, v ऑन u, ओके, पहला टर्म v है तो ऊपर k आएगा, और u क्या, u का जो स्केल है वो क्या है h, तो इधर h आएगा। वैसे ही इन दोनों को इक्वल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा h अपॉन k से। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। तो प्लीज ये याद रखना, ये भूलना नहीं, ये हमेशा स्टैटिस्टिक्स में आता ही है। ओके, तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मतलब एनी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसका बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई पे फर्क नहीं पड़ता। देखो बी वाई एक्स ढूंढा, यहाँ पे बी वी यू ढूंढा, और सिर्फ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन यूज किया है, तो आंसर इक्वल ही आता है। ओके, इट्स इक्वल। यहाँ भी बी एक्स वाई ढूंढो, उसको बी यू वी में कन्वर्ट करो, ओके, तो भी दोनों का वैल्यू क्या रहता है, सेम ही रहता है, बिकॉज वी आर यूजिंग ओनली शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। बट इफ आई एम यूजिंग चेंज ऑफ स्केल, ओरिजिन के साथ मैंने स्केल का असर मतलब यूज किया, तो ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ा। देखो इधर कहीं भी ए और बी दिख रहा है क्या, नहीं, इधर भी किधर भी ए और बी का यूज आ रहा है क्या, नहीं। ओके, बट स्केल का इफेक्ट होगा। ओके, तो बी वी यू तो तुम ढूंढोगे, उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, के बाय एच से।
और बी यू वी तुम फाइंड करोगे, उसको इसको इक्वल करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, h बाय k से। ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है, इसके सम्स नहीं आते हैं, बट ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है। ओके, so yeah, these are the 6 important properties of what, of regression coefficient, and I'll add one more to this, the seventh one, byx, okay, is not the same as bxy। ओके, दोनों एक ही चीज नहीं है। byx क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x है, और bxy क्या है, इट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। ओके, सो दे आर नॉट वन एंड द सेम, मतलब दे आर नॉट सिमेट्रिक। ओके, byx and bxy are not symmetric, remember that। okay, so byx and bxy are not symmetric, and one last, the slope of byx, sorry, the slope of y on x equation is byx, and the slope of x on y equation, and the slope of x on y equation is 1 upon bxy। ओके, ये भी ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है। स्लोप ऑफ y on x is byx and slope of x on y is 1 upon bxy। बिकॉज इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लाते हैं ये x on y को, ओके, तो उसका स्लोप 1 अपॉन बी एक्स वाई आता है। y ऑन x तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में होता ही है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर्म में होता ही है ये, तो उसका स्लोप बी एक्स वाई होता है। लेकिन इसका स्लोप अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे x ऑन y को, यू विल गेट 1 अपॉन बी एक्स वाई। ओके, नाउ यू डोंट हैव टू डिराइव और एनीथिंग, जस्ट रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स। में बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, स्लोप ऑफ y ऑन x by x लिखते हैं, लेकिन स्लोप ऑफ x ऑन y इज 1 अपॉन बी एक्स वाई, इट इज नॉट बी एक्स वाई। ओके, so yes, these are the properties. Byx is not same as bxy. They are two different things. Okay. Byx is regression coefficient of y on x. Bxy is regression coefficient of x on y. Okay. मतलब they are not symmetric. And last point है, y on x का slope है byx and x on y का slope है 1 upon bxy. Okay. So these are the 8 important points to remember. और byx और bxy किससे affect होते हैं, चेंज ऑफ स्केल से। ओके, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन चेंज ऑफ स्केल से उस पे अफेक्ट होता है। यू डोंट गेट द एक्चुअल वैल्यूज, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय k बाय h एंड h बाय k, तो फिर वो एक्चुअल वैल्यूज के साथ मैच होते हैं। ओके, तो अभी एक सम हम करते हैं इसके बेसिस पे। ओके, यू जस्ट हैव टू डिस्कस, दैट्स इट। एक सिंपल सा सम है, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। इट इज क्वेश्चन नंबर 5। आई जस्ट कॉपी द क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2। ये एक सम हमारा रह गया था 3.2 का, वो ये सब प्रॉपर्टीज के ऊपर ही था। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। सिर्फ क्या फाइंड करना है, ब्रिंग आउट द इनकंसिस्टेंसी इफ एनी, मतलब ये जो दिया है इसमें कुछ डेटा में गड़बड़ है या सब कुछ ठीक है, वो तुमको सिर्फ पहचानना है। ओके, सो लेट अस डील वन बाय वन। देखो फर्स्ट वाला क्या दिया है, बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई, ये दिया है 1.3, एंड आर अपने को दिया है 0.75। अब क्या ये डेटा सही है या गलत है, वो चेक करना है। ओके, यू जस्ट हैव टू चेक दिस। एक मिनट, हाँ हार्दिक, एक सेकंड रुक जा। अरे यू राइटिंग टुगेदर, ठीक है लिख ले।
Slope of y on x is byx and slope of x on y is 1 upon bxy. ठीक है, चलो अभी ये वाला सम देखते हैं। अभी ये सम में कौन सी प्रॉपर्टी हम चेक कर सकते हैं, देखो एक एक करके देखते हैं। सब प्रॉपर्टी चेक करना ऐसे जरूरी है, ओके। अपने को टोटल दिया है तो कौन सी प्रॉपर्टी चेक हो सकती है, देखो। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हम लोग चेक नहीं कर सकते बिकॉज बी वाई एक्स बी एक्स वाई आर तीनों अलग अलग वैल्यूज नहीं दिया है, सो यू कैन नॉट चेक द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी में भी वो इंडिविजुअल वैल्यूज चाहिए, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, वो भी नहीं होगा। थर्ड प्रॉपर्टी में भी प्रोडक्ट चाहिए, वो भी नहीं होगा। फोर्थ में भी अलग अलग वैल्यूज चाहिए, वो भी नहीं है। तो ओनली प्रॉपर्टी वी कैन चेक इज व्हाट, द फिफ्थ वाला। देखो इसमें टोटल चाहिए कि नहीं, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का अपने को टोटल चाहिए इसमें। देखो ये वाली प्रॉपर्टी में टोटल चाहिए और टोटल तो है अपने पास, और आर का भी वैल्यू है। ओके, तो अगर ये एवरेज लिया और वो आर से बड़ा आया तो डेटा इज कंसिस्टेंट। अगर ये एवरेज इससे छोटा आया, ओके, देन डेटा इज व्हाट, इनकंसिस्टेंट। तो एक ही प्रॉपर्टी हम चेक कर पाएंगे इसमें, कौन सा, पांचवा प्रॉपर्टी, बिकॉज अपने को टोटल दिया हुआ है। ओके, तो टोटल दिया है तो वो एक ही प्रॉपर्टी में टोटल हम यूज कर सकते हैं। तो अभी वो वाला प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं, देखो। तो पहले क्या करते हैं, इसका एवरेज लेते हैं। सी, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई का एवरेज लेते हैं। बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई, इसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, इसका अगर एवरेज वैल्यू लिया 1.30 डिवाइड बाई 2, 130/2, 0.65, ऐसे भी पॉजिटिव ही होगा क्योंकि मॉड्यूलस में भी है और वैसे भी पॉजिटिव वैल्यू है। चलो फिर मॉड्यूलस ऑफ आर ढूंढते हैं। मॉड्यूलस ऑफ आर, ये आर भी पॉजिटिव ही है तो उसका मॉड्यूलस तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब प्रॉपर्टी क्या बोलती है, प्रॉपर्टी बोलती है कि ये जो वैल्यू है इससे ग्रेटर होनी चाहिए, है ना। एवरेज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेकिन ये क्या हुआ, ये इससे लेस है ना। इसीलिए डेटा क्या है, इनकंसिस्टेंट। दैट्स इट, खाली मिस्टेक ढूंढ के निकालनी है इसमें। ओके, प्रॉपर्टी क्या है कि ये एवरेज इससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये जो एवरेज मिला वो उससे छोटा मिला अपने को। ओके, सो देयरफॉर डेटा इज व्हाट, इनकंसिस्टेंट। सो यू जस्ट हैव टू राइट दैट हियर। इन दिस केस अगर हम एवरेज लेते हैं बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, या फिर इतना सब नहीं भी लिखना है तो तुम डायरेक्टली ये लिख सकते हो, व्हाट डू यू सी, 0.65 जो एवरेज वैल्यू है इज लेस देन व्हाट, है ना। अपने को एवरेज बड़ा मिलना चाहिए था, अभी एवरेज अपने को क्या मिला, छोटा मिला। ओके, इसलिए डेटा क्या है, इनकंसिस्टेंट। ओके, और अगर ये नहीं लिखना है, तुमको लग रहा है ये क्या लिखा, तो फिर ये एवरेज लिखो। चलो, एवरेज वैल्यू इज लेस देन द आर का वैल्यू। ओके, तो बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई का जो एवरेज आया वो आर से छोटा आया, so therefore given data is inconsistent. Okay, therefore given data is inconsistent. Okay, मतलब गड़बड़ है, डेटा सही नहीं है। ओके, दैट्स इट, इतना ही करना है। प्रॉपर्टी देखना है कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रहा है, ये एक प्रॉपर्टी यही चेक हो सकती थी, उसी में गड़बड़ आ रहा है। ओके, तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। अब सेकंड केस देखते हैं, सेकंड क्या दिया है देखते हैं। सेकंड में क्या दिया है, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई 1.5 है और आर -0.9 है। ये सेकंड है, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई ये 1.5 दिया हुआ है एंड आर की वैल्यू नेगेटिव दी है।
तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि तीनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे तो वही गड़बड़ है, सबसे पहली प्रॉपर्टी में ही गड़बड़ आ रहा है ना। ये दोनों वैल्यूज क्या है, ये दोनों वैल्यूज देखो पॉजिटिव है, और ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे ही हम बोल सकते हैं डेटा इज व्हाट, इनकंसिस्टेंट। वैसे तो गड़बड़ तो एक और है, देखो अगर बी वाई एक्स, मैं तुमको क्या बोला था, अगर बी वाई एक्स 1 से बड़ा है तो बी एक्स वाई 1 से छोटा होना चाहिए, लेकिन ये दोनों वैल्यू क्या दिया है, 1.5, तो वो भी एक मिस्टेक है। बट एनी वन मिस्टेक इज इनफ, ओके, यू डोंट हैव टू राइट ऑल द मिस्टेक्स, वन मिस्टेक इज इनफ। तो साइन का तो क्लियरली दिख ही रहा है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसलिए डेटा क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो खाली वही रीजन लिखना है, एज बी वाई एक्स and bxy are positive, but r is what, r is negative. So therefore given data is inconsistent, therefore given data is inconsistent। ओके, क्योंकि वो प्रॉपर्टी फेल हो गई, इधर तीनों का साइन सेम नहीं है। ओके, अब तीसरा देखते हैं, तीसरे में कुछ गड़बड़ है क्या, लेट्स सी। तीसरा है बी वाई एक्स इज 1.9 एंड बी एक्स वाई इज -0.25। बी वाई एक्स इज 1.9 एंड बी एक्स वाई, देखो वापस वही साइन का प्रॉब्लम है। प्रॉपर्टी क्या था कि तीनों का साइन सेम, मतलब बी एक्स वाई आर, ठीक है, आर तो दिया नहीं है, बट ये दोनों का साइन भी सेम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे भी साइन का प्रॉब्लम है। So again we can say data is what, inconsistent। तो वही रीजन लिखना है, here byx and bxy have opposite signs, here byx and bxy have opposite signs, इसलिए यहाँ पे गड़बड़ है। ओके, दोनों का साइन ही उल्टा है, so therefore given data is inconsistent, therefore given data is inconsistent। That's it. Because you can clearly see one is positive and the other is negative. They should have the same sign. Okay? आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, साइन में ही गड़बड़ यहाँ पे शुरू हो जाती है। और एक इसका लास्ट केस, लेट्स सी क्या दिया है, बी वाई एक्स 2.6, बी एक्स वाई 1/2.6। ठीक है, इधर देखते हैं क्या आता है। बी वाई एक्स is 2.6 and bxy is 1/2.6। अब क्या इसमें कुछ गड़बड़ है या नहीं है, लेट्स सी। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है ना, देखते हैं पहले किधर मिस्टेक निकलती है कि नहीं। योर बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई बोथ आर पॉजिटिव। ओके, मतलब दोनों का साइन सेम है। चलो यहाँ तो कुछ मिस्टेक नहीं है। ऑल्सो ओके, इफ यू सी, ये वैल्यू 1 से बड़ी है और ये वाली वैल्यू 1 से छोटी है, वो भी सही है ना। बी वाई एक्स ये ग्रेटर देन 1 है, एंड अगर डिवाइड करोगे 1/2.6 तो लेस देन 1 आएगा, एंड बी एक्स वाई इज लेस देन 1, ये भी सही है, मतलब मिस्टेक तो हो ही नहीं रही है अभी तक कहीं भी, बराबर। अब वो भी चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए तुम्हारा, 1 या उससे लेस होना चाहिए। एंड इफ यू मल्टीप्लाई बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2.6 एंड 1/2.6, ये तो कट होके क्या हो जाएगा, 1 चलेगा, 1 या उससे लेस ही होना चाहिए। मतलब देयर आर सो मेनी रीजंस टू से दैट डेटा इज व्हाट, कंसिस्टेंट। ओके, तो ऐसे नहीं कि सबका सब प्रॉपर्टीज चेक करना है, जो जो पॉसिबल है।
तो दोनों का साइन पॉजिटिव है, एक 1 से बड़ा है एक 1 से छोटा है, वो भी सही है। और मल्टीप्लाई करके देखा हमने 1 आ रहा है, 1 या उससे लेस ही आना चाहिए। ओके, सो देयरफॉर कंक्लूजन क्या आएगा? गिवन डेटा इज कंसिस्टेंट, देयरफॉर गिवन डेटा इज कंसिस्टेंट। तो ये चीज ध्यान देना, इनकंसिस्टेंट के लिए 1 फॉल्ट इज इनफ। ओके, लेकिन कंसिस्टेंट के लिए मैक्सिमम रीजंस तुमको देने चाहिए। ओके, तो वो पॉइंट एक चीज याद रखना है इसमें। सो फॉर इनकंसिस्टेंसी 1 रीजन इज सफिशिएंट, बट फॉर कंसिस्टेंसी यू हैव टू गिव मैक्सिमम रीजंस। तो हमने यहाँ पे तो 3 रीजंस दिए, बराबर है। तो ये तीन सॉलिड रीजंस है जिसके वजह से हम बोल सकते हैं डेटा इज व्हाट, कंसिस्टेंट। ओके, आगे देखो हमने एक एक में ही सबको उड़ा दिया था। जैसे यहाँ पे था ऑपोजिट साइन है तो डेटा इज व्हाट, इनकंसिस्टेंट। इधर भी वही है, आर तुम्हारा नेगेटिव है और ये तुम्हारा पॉजिटिव है, सो डेटा इज इनकंसिस्टेंट। एक एक रीजन से ही खत्म कर दिया हमने ये। और इधर हमने एवरेज लिया, ये एवरेज वैल्यू इससे छोटा आ रहा है आर्क से। ओके, इसलिए डेटा इज व्हाट, इनकंसिस्टेंट। लेकिन कंसिस्टेंट के लिए हमने क्या किया, 3 3 सॉलिड रीजंस दिए। ओके, 3 रीजंस आर मोर देन इनफ। ओके,